नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिनोमैटिक की पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त हितेश जैन। NISM 5A की तैयारी आप फिनोमैटिक के साथ कर रहे हैं। एक एक करके सारे चैप्टर्स के वीडियोस आ गए हैं एंड हम सब सारे चैप्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो चैप्टर 4 बहुत ही बड़ा चैप्टर नहीं है दोस्तों, इट्स अ वेरी रिलेटिवली स्मॉलर चैप्टर। ये वीडियो भी उतना ही छोटा ही बनेगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। इस चैप्टर के अंदर में ना हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे चैप्टर 1, 2, 3 में पढ़े थे, उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है इस चैप्टर में। रिलेटिवली थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं इस चैप्टर से। तो दोस्तों आइए चैप्टर 4 को पढ़ते हैं, जिसका नाम है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इस चैप्टर में हमने मेजरली सेबी और उसने क्या क्या चेंजेस लाए, क्या क्या रेवोल्यूशन लाया हमारे इंडस्ट्री में, इसके बारे में हम लोग मेजरली पढ़ाई करेंगे, राइट। चैप्टर शुरुआत करने से पहले लेट मी पुट कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट आई एम सेइंग कि अल्टीमेटली रेगुलेशंस क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों होती है, इसके बारे में आइए हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि चलो एक फुटबॉल मैच खेलते हैं। फुटबॉल मैच में क्या है, नियम तो क्लियर बना दिए कि भैया पैर से किक मारना है, 11-11 प्लेयर रहेंगे, जो सामने ज़्यादा गोल मार देगा वो टीम मैच जीत जाएगी। बहुत सिंपल दोस्तों, नियम कानून तो सब बन गए, लेकिन लेट्स से व्हाट इफ मैच शुरू होता है और सामने से एक प्लेयर आकर के बॉल को हाथ से पकड़ करके दौड़ लगाए, सामने बॉल फेंक के आ जाए और कहे भाई गोल हो गई, आई वन द मैच। वुड यू कंसिडर दैट एज फेयर? द आंसर इज नो। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ मैच? आप जैसे ही बॉल को हाथ से पकड़ते हो, संग संग एक रेफरी होता है जो सीटी मार देता है और आपको फाउल डिक्लेयर कर देता है। शायद पेनल्टी दे दे, शायद फ्री किक दे दे, आपको येलो कार्ड दे दे, रेड कार्ड दे दे, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन ही कैन टेक अ कॉल। तो सिमिलरली कैपिटल मार्केट में रेगुलेशंस तो बहुत सारे बना दिए कि भैया ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, बट इसको देखेगा कौन? तो हमारे इंडस्ट्री को माई बाप चाहिए ना, वो माई बाप हमारे इंडस्ट्री में जो है दैट इज़ बेसिकली सेबी। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के बारे में समझेंगे, सेबी के बारे में समझेंगे, उन्होंने क्या रिफॉर्म्स लाए और इन्वेस्टर्स के राइट्स ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, कैसे ग्रीवेंस रिड्रेसल होती है, ये सब के बारे में हम कहेंगे। सो दिस आइकॉनिक फोटोग्राफ जहाँ पर जिनेदिन जिदान हु वाज द कैप्टन ऑफ फ्रांस फुटबॉल टीम गॉट हिज मार्चिंग ऑर्डर्स, ही गॉट अ रेड कार्ड, आई थिंक दिस वाज इन द फाइनल्स ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच, राइट। एंड इतना बड़ा डिसीजन अगर रेफरी ले सकता है तो समझ लीजिए रेगुलेटर भी ऐसा ही होता है कि वो बड़े से बड़ा डिसीजन ले सकता है, राइट। तो दोस्तों रेगुलेटर्स इंडिया में कौन कौन हैं? मेजरली फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो कई सारे रेगुलेटर्स हैं। आपने सबसे पहले बैंकिंग इंडस्ट्री में नाम सुना है RBI का, विच इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दे आर द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड दे रेगुलेट द बैंकिंग एंड मनी मार्केट सिस्टम, राइट, ये आप जानते हैं। सेबी which is basically Securities and Exchange Board of India, they regulate the securities market. IRDAI जो कि है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किनको रेगुलेट करती है? ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। एंड PFRDA विच इज़ बेसिकली पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये रेगुलेट करती है नेशनल पेंशन स्कीम्स को। जितने भी पेंशन स्कीम्स मार्केट में है, पेंशन सेक्टर जो है, इनको ये रेगुलेट करती है। तो दोस्तों बिफोर आई डीप डाइव इनसाइड कि सेबी क्या करता है, क्यों करता है, लेट मी जस्ट टेक यू अ स्टेप बैक इनटू हिस्ट्री कि सेबी की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई। देखो दोस्तों 1992 में आपने सुना होगा कि एक हर्षद मेहता स्कैम हुआ था इंडिया के अंदर, जिससे पूरे इंडस्ट्री की, पूरे कैपिटल मार्केट की नींव हिल गई थी। कई लोगों ने हजारों करोड़ों का नुकसान किया एंड कई लोग तो सड़क पे आ गए। इस समय जाकर के गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि बॉस दिस इज वन इंडस्ट्री, कैपिटल मार्केट इज वन इंडस्ट्री विच कैन शेक द वेरी फाउंडेशंस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, एंड दैट इज वेयर दे डिसाइडेड टू टेक इट वेरी सीरियसली। एंड इसीलिए जो सेबी, जो कि उसके पहले से ही बना हुआ था, उसको उन्होंने रेगुलेटरी पावर्स दिए, पार्लियामेंट में एक्ट पास किया एंड देन सेबी केम इनटू बीइंग, राइट। तो सेबी 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, बट सेबी को ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बीइंग अ स्टैट्यूटरी बॉडी मिला था 1994 में। एंड सेबी जन्मने के साथ साथ कैपिटल मार्केट पे कई सारे रिफॉर्म्स लाना चालू किया। सबसे पहले शुरुआत की थी स्टॉक एक्सचेंज से। सेबी का ध्यान म्यूचुअल फंड की तरफ आया था 1996 में, जब सेबी ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस पास किए थे 1996 में। तो दोस्तों समझते हैं कि सेबी का जुरिस्डिक्शन में कौन कौन आता है। आता है म्यूचुअल फंड्स, जिसमें कि आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, स्कीम्स हैं, ये सब कुछ सेबी के जुरिस्डिक्शन में आता है।
डिपॉजिटरीज, इंडिया में आपने NSDL CDSL का नाम सुना होगा, ये भी सेबी के अंडर में ही आते हैं, सेबी का इनके ऊपर भी कंट्रोल है। कस्टोडियंस एंड RTAs हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में, ये कौन है ये लोग, तो कस्टोडियंस एंड RTAs जो हैं इनका भी कंट्रोल सेबी इनके ऊपर करता है। स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ये सब सेबी के परव्यू में आते हैं, राइट। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ सेबी का बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो मैंने आपको हर्षद मेहता की स्टोरी में बताया कि जब समझ में आया कि लोगों के साथ इतना गलत हो सकता है, तो सेबी को बनाने का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। बट सेबी को इसके अलावा और क्या क्या करना होता है, इनको मार्केट डेवलप करना होता है एंड मार्केट को रेगुलेट करना होता है। सो दीज आर दी ब्रॉड फंक्शंस ऑफ सेबी। मैं कहूँ कि सेबी के की रेगुलेटरी रोल्स क्या हैं, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को अलाउ करना, क्रिएट करना, स्कीम्स आपको अलाउ करना, जितने डिस्क्लोजर्स होते हैं उनको मॉनिटर करना, किस तरह के एडवर्टीजमेंट्स जा रहे हैं इंडस्ट्री में उनके ऊपर नज़र रखना, कंप्लायंस ऑडिट्स करना टू इंश्योर दैट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दे हैव फॉर्म्ड आर एक्चुअली बीइंग प्रैक्टिस्ड, एंड इन्फोर्समेंट एंड पेनल्टीज लगाना। मतलब अगर आप खाली डराओगे धमकाओगे लेकिन अगर आप कोई एक्शन नहीं लोगे तो उससे इंडस्ट्री रेगुलेट कैसे होगी। इसी के लिए सेबी के पास में इन्फोर्समेंट पावर्स हैं, जहां पर वो अगर चाहे, अगर उसको रीजंस मिले, दे कैन सस्पेंड, penalize or even ban an asset management company or a distributor or the scheme for whatever violations that they do, right? So SEBI के पास में बहुत पावर है, right? एंड वो उन पावर्स को सही तरीके से यूटिलाइज करके हमारे इंडस्ट्री को बड़ा बनाने में हेल्प करता है। दोस्तों इस चैप्टर 4 के अंदर में ना जो पहला बड़ा कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, दैट इज़ ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस, कि किस तरह के पाबंदी लगाई गई है म्यूचुअल फंड्स पे या फंड मैनेजर्स पे कि वो आपके दिए हुए पैसे से क्या नहीं कर सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि करके। सबसे पहले कहता है कि द म्यूचुअल फंड्स कैन ओनली बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन अ डिलीवरी बेसिस। माने सर मैं आज खरीदता हूँ तो मैं कल ही बेच सकता हूँ, मैं आज ही खरीद के आज अगर बेचूँ तो इसको हम कहते हैं इंट्राडे, और म्यूचुअल फंड इंट्राडे ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकती है बिकॉज दैट टेंटामाउंट्स टू स्पेकुलेशन। द म्यूचुअल फंड शैल नॉट एडवांस एनी लोन्स। देखो दोस्तों, लोन देने का काम बैंकों का है। म्यूचुअल फंड के पास बहुत पैसे हैं बट इससे वो आपको पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन नहीं दे सकते हैं। अगर किसी कंपनी को अगर डेट में पैसा उठाना है तो वो कंपनी डेट में डिबेंचर इशू कर सकती है, और म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को समझ में आए तो वो उस डिबेंचर में इन्वेस्ट कर सकता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि म्यूचुअल फंड स्कीम जो है किसी कॉर्पोरेट को जाकर के एक लोन दे दे। तीसरा बोलता है कि द स्कीम शैल नॉट इन्वेस्ट इन द अनलिस्टेड और द प्राइवेटली प्लेस्ड सिक्योरिटीज ऑफ एनी एसोसिएट और ग्रुप कंपनी ऑफ द स्पॉन्सर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि लेट्स से HDFC म्यूचुअल फंड, आप जानते हो इनका स्पॉन्सर कौन हुआ, HDFC बैंक, राइट। अभी HDFC बैंक के कई सारी ग्रुप कंपनीज हैं जो कि अनलिस्टेड भी हैं। फॉर एग्जाम्पल HDFC लाइफ इज अ लिस्टेड कंपनी, बट लेट्स से HDFC अर्गो और HDB फाइनेंशियल इज एन अनलिस्टेड कंपनी। तो HDFC म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम अपने ग्रुप अनलिस्टेड कंपनीज में पैसा नहीं लगा सकती है। क्लियर है। फिर बोलता है कि इन्वेस्टमेंट इन द लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ द ग्रुप कंपनीज ऑफ द स्पॉन्सर शैल बी लिमिटेड टू 25% ऑफ द नेट एसेट्स। मतलब अगर आज चाहे HDFC म्यूचुअल फंड की वो HDFC बैंक में पैसा लगाए बा HDFC लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लगाए जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं, तो HDFC म्यूचुअल फंड के पास टोटल जितना पैसा है उसका वो 25% से ज़्यादा पैसा HDFC ग्रुप में नहीं लगा सकती है जो कि लिस्टेड कंपनीज में से है। The mutual fund under all its schemes shall not own more than 10% of a company's paid up capital। तो देखो दोस्तों, एक कंपनी का मान लो पेड अप कैपिटल 1000 करोड़ का है, लेट्स से, तो म्यूचुअल फंड के पास में हो सकता है SBI म्यूचुअल फंड के पास में 50 स्कीम्स हैं, वो 50 स्कीम जोड़ करके उस पर्टिकुलर कंपनी में जितना भी हिस्सेदारी खरीदता है, दे कैन नॉट ओन मोर देन 10% ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इन इट्स ऑल स्कीम्स पुट टुगेदर, राइट। The scheme shall not invest more than 10% of its NAV in a equity of a single company। मतलब मेरे होल्डिंग में आपको हो सकता है कि 10, 15, 20, 50 कंपनीज देखने मिले, लेकिन कोई भी एक कंपनी में मेरा एलोकेशन कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द NAV, राइट।
फिर बोलता है कि ELSS में जब आप पैसे लगाते हो जहाँ पे आपको ATC का रिडक्शन मिलता है तो मिनिमम 80% पैसा आपका इक्विटी में लगा होना चाहिए, ये भी एक इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन है। और फिर बोलता है कि सर पार्किंग ऑफ फंड्स इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विथ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स शैल नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द नेट एसेट्स। मतलब कि सर हो सकता है कि कभी कभार एक ऑल इक्विटी स्कीम को नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर है, मुझे पैसे नहीं लगाने हैं, लेकिन क्योंकि वो इक्विटी स्कीम है तो उसको पैसा लगाना ही है। तो वो क्या कहते हैं कि सर अगर पैसा साइड में पार्क करूं कि भाई मार्केट गिरेगा तब डालूंगा, तो मैं मैक्सिमम पैसा जो साइड में पार्क कर सकता हूं ना, दैट कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द ओवरऑल एसेट्स, राइट। तो ये जनरल इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो इसको ध्यान से याद रखें। अब आगे बात करते हैं सेबी के एड गाइडलाइंस के लिए। तो देखो दोस्तों, सेबी ने ना बहुत सारे तरीकों से ऐसा इंश्योर किया है कि इन्वेस्टर्स को कभी बहलाया फुसलाया ना जाए, कभी उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिस रिप्रेजेंटेशन ना किया जाए। तो आज अगर लेट्स से मैं अगर एक FMCG कंपनी और मुझे एक साबुन बेचना है, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू शो द शेप, कलर, स्मेल ऑफ अ सोप एंड पीपल इफ दे लाइक इट दे कैन बाय इट, राइट। लेकिन म्यूचुअल फंड में मैं क्या दिखाऊंगा? म्यूचुअल फंड में लोग क्या देख करके पैसा लगाना चाहेंगे? रिटर्न्स। तो सेबी ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस बनाए हैं कि किस तरह की चीज़ें मैं बता सकता हूं और नहीं बता सकता हूं। तो पहला कहता है कि देखो, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, ये बात बताना ज़रूरी होता है एड्स में, राइट, या आप जो भी रिटर्न मटेरियल डाल रहे हो। इन्वेस्टर्स शुड कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स बिफोर इन्वेस्टिंग, राइट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम श्योर आपने ये वाला डिस्क्लेमर हर ऐड में देखा हो, आपने म्यूचुअल फंड सही है का ऐड देखा हो, लेकिन लास्ट में ये लाइन जरूर बोलेगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल दी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये जो बात मैंने आपको कही ना, ये 15 वर्ड्स का जो वाक्य था, इसको भी कहता है सेबी कि आपको स्पष्ट शब्दों में कॉम्प्रिहेंसिबल वे में बताना होगा। तो आपको मिनिमम 5 सेकंड का स्पेस देना होगा ये पूरा डिस्क्लेमर बोलने के लिए। आप क्या नहीं कर सकते हो एड्स में? आप कोई भी रकम का गारंटीड रिटर्न्स नहीं बोल सकते हो, राइट। बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इन द कंट्री, ऐसा क्लेम्स आपको नहीं करना चाहिए। यूजिंग सेलिब्रिटीज़ को लेकर के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सेलिब्रिटीज़ को लेकर के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर में। एंड चेरी पिकिंग ओनली द बेस्ट टाइम फ्रेम टू शोकेस द रिटर्न्स, इसके ऊपर में भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस है। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट स्लाइड में ना ये सब के बारे में भी आपसे बात करूंगा। दोस्तों अपने एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो जब मैं छोटा था मैं कई बार सोचता था कि यार देखो, बैंकों का ऐड हम देखते हैं कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स आकर के बैंकों के ऐड करते हैं, राइट। मैंने इंश्योरेंस कंपनी का ऐड देखा, फॉर एग्जांपल ICICI बैंक के अंदर में अमिताभ बच्चन आके कहता है कि रिश्ता भरोसे का है। तो लेट्स से अविवा लाइफ इंश्योरेंस के लिए सचिन तेंदुलकर आके कहता था कि भाई आप इसमें अपने प्रोटेक्शन करिए, राइट। बट कभी हमने म्यूचुअल फंड के अंदर में किसी सुपरस्टार को आकर के नहीं देखा ऐड करते हुए। तो कभी कभार मैं सोचता था कि क्या हमारी इंडस्ट्री में ऐसा करना अलाउड नहीं है या हमारी इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि सेबी ने कभी इसको अलाउ नहीं किया। तो सेबी ने क्या कहा? सेबी ने कहा कि बॉस, आप किसी भी तरह का प्रमोशन अपने कंपनी के लिए, अपने स्कीम के लिए, NFO के लिए आप नहीं कर सकते हैं सेलिब्रिटी के माध्यम से, राइट। बट जस्ट बिकॉज कि हमारी इंडस्ट्री में अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, इसके लिए एम्फी ने कई बार रिप्रेजेंटेशन किए सेबी को, जिसमें फिर फाइनली सेबी ने जाकर के अलाउ किया कि ठीक है, आप सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि कोई भी तरह का सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट आप जो करेंगे, इट इज़ परमिसिबल ओनली एट इंडस्ट्री लेवल, अगेन फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट कैटेगरी। तो दोस्तों आपने ध्यान दो कि अभी आप जब भी IPL का मैच देखते हो, वर्ल्ड कप का मैच देखते हो, बीच में म्यूचुअल फंड सही है का ऐड आता है। अगर आप कभी ध्यान से देखो तो उसके अंदर में बेसिकली सचिन, रोहित शर्मा, धोनी आके क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई लंबे समय के लिए SIP करनी चाहिए, पैसे कभी एक जगह नहीं रखने चाहिए, इमरजेंसी फंड बनानी चाहिए। तो वो बेसिकली आपका अवेयरनेस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। द सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट shall not promote a scheme of a particular mutual fund scheme or use it as a branding exercise for that fund house। मतलब वो आके ये जरूर बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड सही है, बट कभी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि SBI म्यूचुअल फंड सही है,
या फिर SBI बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसे लगाएं, इस तरह का सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट अलाउड नहीं है। अच्छा, अब जैसा मैंने आपको कहा कि आपको अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको प्रमोट करना है जिसकी वजह से इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस होकर के पैसे लगाए, तो दैट वन फैक्टर दैट यू वुड ऑलवेज वांट टू प्रमोट वुड बी रिटर्न्स। फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन करो कि जिस तरह से अभी मार्केट भागा था 2023 में, बहुत सारे स्कीम्स थे जिन्होंने सिर्फ एक साल में 50% का रिटर्न बना के दिया। ठीक है, अभी इमेजिन करो दोस्तों कि मैं अपने छोटे शहर के अंदर में एक 100-200 फीट का एक बोर्ड लगा दूं, मतलब एक एडवर्टीजमेंट लगा दूं जहां मैं कहूं कि लेट्स से HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डिलीवर्ड 50% रिटर्न्स इन लास्ट 1 ईयर, इन्वेस्ट नाउ। दोस्तों, इसको अगर मैं ऐसा एडवर्टीजमेंट लगा दूं तो लोग क्या सोचेंगे गांव में, यार HDFC की तरफ से कोई नया फिक्स्ड डिपॉजिट आया होगा और ये 50% का रिटर्न देता है, तो क्या होगा, HDFC म्यूचुअल फंड के ऑफिस के बाहर लाइन लग जाएगी, सर इसमें पैसे लगाने चाहिए। तो इसके लिए सेबी ने कहा कि बॉस, जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं ना, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। तो उन्होंने कहा कि आप जब भी रिटर्न्स की बात करोगे, आपको कम से कम 1 साल, 3 साल, 5 साल एंड सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स बताने होंगे। तो हो सकता है कि HDFC फ्लेक्सी कैप ने पिछले 1 साल में शायद 50% का रिटर्न दिया भी हो, बट अगर आप उसका 5 साल का रिटर्न उठा के देखोगे तो शायद आपको वो 15-16% के आसपास दिखेगा। तो सेबी का कहना एकदम क्लियर है कि आप जब भी किसी स्कीम के रिटर्न्स की बात करोगे, आपको उसका 1 साल, 3 साल, 5 साल एंड सिंस इंसेप्शन रिटर्न आपको बताना होगा। एंड साथ ही साथ इस सेम पीरियड में उस स्कीम के बेंचमार्क ने क्या डिलीवर किया है, आपको वो भी बताना होगा। राइट, सो लेट्स से अगर HDFC फ्लेक्सी कैप का बेंचमार्क अगर मान लेते हैं BSE 200 है, तो BSE 200 ने सेम टाइम फ्रेम में क्या रिटर्न बना के दिया है, 1 साल, 3 साल, 5 साल इंसेप्शन, आपको वो भी बताना होगा। और उन्होंने क्या कहा कि बॉस, जो फंड मैनेजर HDFC फ्लेक्सी कैप को मैनेज कर रहा है, अगर वो बंदा HDFC में कोई और फंड को भी मैनेज करता है, तो आपको उसके बाकी सारे फंड्स का भी परफॉर्मेंस बताना होगा। विच मीन्स कि यू आर नॉट अलाउड टू डू चेरी पिकिंग, कि यार आपके पास है 50 स्कीम में, कोई तो अच्छा चल ही रहा होगा तो आप उसी को उठाए चमका रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। आप दिखाओ रिटर्न्स, उसकी मनाही नहीं है, उसी फॉर्मेट में दिखाओ, लेकिन उसी फंड मैनेजर द्वारा मैनेज्ड और जितने फंड्स हैं उनका भी परफॉर्मेंस आपको बताना होगा। दैट यू अंडरस्टैंड कि सेबी कितना ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए सोचती है कि इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह से बेवकूफ़ नहीं बनाया जाए। इन्वेस्टर्स के ना कई सारे राइट्स हैं जिसके बारे में इधर इस स्लाइड में बताया गया है। सबसे पहला कहते हैं कि राइट टू बेनिफिशियल ओनरशिप। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड स्कीम में जितने भी एसेट्स रखे हुए हैं, जितने भी सिक्योरिटीज़, शेयर्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डेट पेपर्स रखे हुए हैं, अल्टीमेटली उस पर हक इन्वेस्टर का है। मतलब कल को अगर ये सब कुछ बेच दिया जाए तो उससे जो पैसे मिलेंगे वो इन्वेस्टर के खाते में जाने चाहिए। दूसरा कहता है राइट टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर। अगर डिस्ट्रीब्यूटर जिसने इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड किया, ट्रांजैक्शन कराया, अगर वो उसको आगे सर्विस नहीं देता है, तो इन्वेस्टर के पास पूरा राइट है कि वो एक चेंज ऑफ ब्रोकर फॉर्म साइन करके अपना डिस्ट्रीब्यूटर बदल दे। दोस्तों, आप ध्यान देना, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये सब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर लोग डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचते हैं, बट यहाँ पर सेबी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर के बारे में सोचता है। तो उसका कहना है कि बॉस, इन्वेस्टर का राइट है कि जो उसको सर्विस देगा, इन्वेस्टर उसके पास ही रुकेगा। राइट टू इंस्पेक्ट की डॉक्यूमेंट्स। अभी की डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप समझो कि लेट्स से अगर इन्वेस्टर आके बोलता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट जो AMC ने साइन किया, या लेट्स से जो ट्रस्टी ने साइन किया, या लेट्स से कस्टोडियल एग्रीमेंट जो कि कस्टोडियन के साथ साइन हुआ है, या फिर मेरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, मुझे वो पढ़ने हैं, तो येस, इन्वेस्टर विल बी सर्व दोज डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम में यहाँ से एक सवाल आता है कि बताओ इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट को नहीं दिखाया जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, बट लेट्स से अगर इन्वेस्टर आके कहता है कि बॉस, फंड मैनेजर ने एक पर्टिकुलर शेयर खरीदा, उसने क्या रिसर्च की, किस लॉजिक के बेसिस पे वो शेयर खरीदा, ये भी मुझे बताओ, तो ये चीज सेबी ने कहा कि बतानी जरूरी नहीं है। इट इज प्रीवी टू दैट पर्टिकुलर फंड हाउस। राइट टू अपॉइंट नॉमिनी। तो नॉमिनीज आप अपॉइंट कर सकते हो, 3 नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो, या अगर आप नहीं नॉमिनेट करना चाहते हैं तो आपको बताना होगा कि आई डू नॉट विश टू नॉमिनेट। राइट टू प्लेज यूनिट्स, कि भाई मेरे पास है म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं, मैं उसको गिरवी रख के लोन उठाना चाहता हूँ, तो मैं अपने यूनिट को लियन मार्किंग या फिर प्लेजिंग कर सकता हूँ, और जब लोन चुका दूंगा तो उसको अनप्लेज भी करा सकता हूँ। राइट टू ग्रीवियंस रिड्रेसल। अगर मुझे कोई भी तरह की तकलीफ है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में,
तो हर इन्वेस्टर के पास राइट है कि वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जाके अपना कंप्लेन दर्ज कराए, उसको एस्केलेट भी करे और उसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं हो तो सेबी के पास जा सके। राइट टू एग्जिट इन केस ऑफ चेंजेस इन फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। तो अगर कभी भी अगर ऐसा फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज हो तो इन्वेस्टर के पास में राइट है कि वो 30 दिन के एग्जिट लोड फ्री विंडो में अपना पैसा निकाल सकता है। राइट टू टर्मिनेट अ एसेट मैनेजमेंट कंपनी और वाइंड अप अ स्कीम। तो अगर किसी स्कीम ने गलत काम किया, पैसे ठीक से मैनेज नहीं किए, या फिर एक एएमसी ने अगर गलत काम किया, तो इफ 75% ऑफ द यूनिट होल्डर्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कीम रेजेस दैट रेड फ्लैग, दे पास अ रेजोल्यूशन, दैट स्कीम कैन बी वुंड अप। आप सोचो इतना पावर किस इंडस्ट्री में दिया गया है। 75% of the unit holders of a particular AMC, if they pass a resolution, they can even wind up an asset management company. Look at the amount of rights that have been given to the unit holders. Right to take legal action against trustee. तो देखो दोस्तों, कई बार कहते हैं कि भाई किस तरह का लीगल एक्शन ले सकते हैं। मतलब अगर मान लो मेरे को कोई बैड सर्विस मिली, मैंने रिडेम्पशन किया, पैसे नहीं मिले, इसके ऊपर में मैं अगर केस फाइल करना चाहता हूँ, मैं केस फाइल कर सकता हूँ। एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे केस फाइल होगी, ट्रस्टीज़ पे सवाल उठेगा। लेकिन अगर कभी इन्वेस्टर कहे कि यार मार्केट गिर गया, मुझे लॉस लग रहा है और इसके लिए मुझे केस फाइल करना है, तो आप इस पे केस फाइल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको कहा गया था कि रीड दी ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, और वहाँ पे बताया गया था कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। राइट टू अनक्लेम्ड मनी। माने क्या कि देखो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि क्लाइंट ने रिडेम्पशन किया बट उसके अकाउंट में पैसे नहीं गए किसी भी रीज़न से, और वो भूल गया, तो बाद में जब इन्वेस्टर को याद आए तो वो अपना अनक्लेम रिडेम्पशन भी क्लेम कर सकता है, अनक्लेम डिविडेंड्स भी क्लेम कर सकता है। दोस्तों एग्जाम में यहाँ पे एक सवाल पूछता है कि बताओ अगर मैंने 6 साल पहले कुछ रिडेम्पशन मारा था जिसका पैसा मेरे खाते में नहीं आया और अब मुझे याद आ रहा है, तो अभी मैं क्या वो पूरे के पूरे पैसे आज के मार्केट वैल्यू पे ले पाऊंगा? आंसर इज नो। तो इनका कहना है कि आपने जब रिडेम्पशन किया उसके 3 साल तक मार्केट में जो भी गड़बड़ चल रही है आपको उसके हिसाब से सेटलमेंट होगा। लेकिन अगर आप 3 साल बाद आ रहे हैं तो तीसरे साल के अंत में जो उसका मार्केट वैल्यू होगा उसके बेसिस पे ही आपका सेटलमेंट होगा। तो हो सकता है आप 10 साल बाद जागे हो, लेकिन मैं 10 साल के अंदर में मार्केट 3 गुना हो गया, मैं आपको 3 गुना पैसे नहीं देने वाला। जिस दिन रिडेम्पशन मारा था उसके 3 साल बाद जो नैव था उसके बेसिस पे आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों अब चैप्टर के आखिर में बात हो रही है कि इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल कैसे कर सकता है। तो देखो मैंने क्या कहा था आपको कि ग्रीवियंस किस बात का होगा कि भाई मुझे एक सर्विस क्लेम था जो मुझे नहीं मिला। ग्रीवियंस इस बात का नहीं होगा कि मार्केट गिर गया और मुझे लॉस हो रहा है। तो अभी लेट से अगर किसी इन्वेस्टर को अगर ऐसा कोई ग्रीवियंस है कि मैंने रिडेम्पशन मारा था, मेरे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं है लेट से, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर सबसे पहले एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाएगा, उनके इन्वेस्टर सर्विस सेंटर में जाएगा, वहाँ पर अपनी कंप्लेन दर्ज कराएगा। राइट, he would lodge a complaint at the nearest branch or the online portal of the mutual fund. ठीक है, and generally 99% of these complaints get resolved then and there itself. Right? अभी मान लीजिए कि जो रेजोल्यूशन हुआ उससे इन्वेस्टर सेटिस्फाइड नहीं है, तो इन्वेस्टर कैन एस्केलेट दिस विद द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। राइट, जहाँ पर कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो कंप्लायंस ऑफिसर हैं, जो उनके इन्वेस्टर रिलेशंस हेड हैं, उनके पास वो अपनी कंप्लेन लेके जा सकता है। एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी को एक समय सीमा के अंदर में उसका जवाब देना मैंडेटरी है। अगर उसके बाद भी काम ना पटे तो उसके बाद इन्वेस्टर के पास में क्या राइट है? इन्वेस्टर के पास में राइट है कि वो सेबी के पास जाए। देखो दोस्तों, जब मैं कहता हूँ कि सेबी के पास जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सेबी के दफ्तर में जाकर के खटखट करे, ऐसा नहीं होता है। वो बेसिकली सेबी के वेब पोर्टल, जिसको हम कहते हैं स्कोर्स का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा कि स्कोर्स का फुल फॉर्म होता है सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। ठीक है, तो scores.gov.in एक वेबसाइट है जहां पर जाकर के एक क्लाइंट अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा सकता है कि भैया हमारा फलाना कंप्लेन है। जब सेबी को इस तरह से कंप्लेन मिलती है तो आगे वो कंप्लेन फॉरवर्ड करता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। ट्रस्टीज टेक दैट वेरी सीरियसली and then whatever resolution is given from the asset management company, SEBI forwards that and closes the complaint for the client. अभी ड्यू डिलिजेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं। जब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में कोई बंदा जा रहा है तो एम्पैनल कराने के लिए, तो वो बाकायदा उसका ड्यू डिलिजेंस करते हैं। उनकी ARN वैलिडिटी को चेक किया जाता है कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूटर आया है एम्पैनल होने के लिए उसके पास में वैलिड ARN नंबर होना चाहिए और वो रिन्यूड स्टेटस में होना चाहिए, क्योंकि हर 3 साल में आपका लाइसेंस रिन्यू होता है। तो आपने टाइम से रिन्यूअल कराया कि नहीं,
दूसरा, रेगुलेटरी कंप्लायंस करते हैं। कैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट कंप्लाई विद द सेबी एंड एम्फी गाइडलाइंस। हमने अग्नि के बारे में पढ़ा था दोस्तों, एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स ऑफ इंटरमीडियरीज, उसको कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, ये चेक किया जाता है। एंड देन हर 3 साल में जब आप अपने लाइसेंस को रिन्यू करते हो तो आपको एक ऑनगोइंग ट्रेनिंग अटेंड करनी होती है जिसको हम कहते हैं CPE, कंटिन्यूड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। तो वो आपने अटेंड किया है कि नहीं, ये भी सेबी, ये भी AMCs चेक करती हैं। तो AMCs ने बेसिकली इंटरमीडियरीज को गवर्न करने के लिए अग्नि बना रखा है जिसको हम कहते हैं एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स ऑफ इंटरमीडियरीज। तो इंटरमीडियरी से क्या एक्सपेक्टेशन है, दैट दे शुड एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो यहीं पर हम कहते हैं कि बॉस वो बेसिकली चेक करते हैं कि इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइलिंग हुआ है कि नहीं, और जो स्कीम दी है वो इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल के अनुसार दी है कि नहीं। डिस्क्लोज ऑल दी कमीशंस एंड फीस, ये इंटरमीडियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टर को बताए कि भाई आपने जो हमारे साथ ट्रांजैक्शन किया है इसमें हमारी आमदनी कितनी है, ताकि एक इन्वेस्टर इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि हाँ वो सही हाथों में है कि नहीं। They should avoid, intermediary should avoid all kinds of mis-selling, misrepresentation, कोई भी रकम का गारंटी रिटर्न्स नहीं बोल के आने का है, ये सारे नियम हैं। अग्नि फ्रेमवर्क के अंदर में उन्होंने यही कहा है कि आपको इन्वेस्टर के लिए रिस्क प्रोफाइलिंग करिए, सूटेबिलिटी ऑफ स्कीम्स देखिए, सेल्स प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत कुछ कहा है, एंड डॉक्यूमेंटेशन आप किस तरह से क्लाइंट को ऑनबोर्ड करेंगे उसको लेकर के भी अग्नि में बहुत सारी बातें हुई हैं। तो देखो दोस्तों, इतना ही कुछ डिस्कशन था इस चैप्टर के अंदर में, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो किताब में दिए गए हैं वो क्या हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? ऑब्वियसली सर सेबी रेगुलेट करती है। दूसरा बोलता है म्यूचुअल फंड्स कैन बाई एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन अ डिलीवरी बेसिस, तो ये ट्रू है, इंट्राडे नहीं कर सकते हैं। तीसरा बोलता है व्हाट मिनिमम अमाउंट नीड्स टू बी केप्ट परसेंटेज फॉर ELSS स्कीम इन इक्विटी? आंसर इज 80%, ये हमने डिस्कस किया था। चौथा बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि सेबी हैज परमिटेड सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट एट इंडस्ट्री लेवल, याद रखिएगा, एट इंडस्ट्री लेवल फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, राइट। और आखिर क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर्स हैव द राइट टू स्पेसिफाई कितने नॉमिनीज बताने हैं? तो 3 नॉमिनी आपको बताने हैं। सो दोस्तों, विद दिस वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 4। जैसा मैंने कहा सिंपल ईजी चैप्टर था। बहुत सारे हमने इस चैप्टर पे मॉक टेस्ट दे रखे हैं, आपको हमारे फिनोमेटिक पाठशाला ऐप में वो सारे क्वेश्चंस का एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ हमारे वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पे और आपको उस क्लास का एक्सेस चाहिए ताकि आप वो सारे मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, एंड वी वुड बी वेरी हैप्पी टू प्रोवाइड यू एक्सेस टू आवर फिनोमेटिक पाठशाला विच इज़ आवर लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऐप। वहाँ पर हर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे YouTube चैनल पे कई सारे रील्स हैं जहाँ पर इन्हीं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के इजी सेट और डिफिकल्ट सेट को डिस्कस किया गया है, तो आप उन रील्स को भी देख सकते हैं, राइट। एंड सारे रिविजन वीडियोस हैं उनका भी आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू आवर फिनोमेटिक पाठशाला ऐप। तो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू आर preparing well and I wish you all the best for your upcoming examination. Thank you.